एक एक करके लोग स्मशान भूमि की तरफ जाने लगते हैं। सड़क पर आते ही उन्हें हैरानी होती है। पुलिस ऑफिसर आरुषि सफेद कपड़ों में आग की मटकी लिए आगे चल रही है और हजारों लाखों लोग दोनों अर्थीयों के पीछे चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूरा शहर इस शव यात्रा में शामिल है। मगर अफसोस कि उनके अपने बेटे ही उनके इस अंतिम सफर में साथ नहीं है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है तुसी ना जाओ परदेस, एक दर्द भरी कहानी। गुरलीन 2 दिन से भूखी प्यासी अपने बिस्तर पर पड़ी हुई है। वह रह रहकर कुछ बोलने की कोशिश करती है, मगर अब तो उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा बेजान हो गई है। ऊपर से मौसम भी बहुत खराब हो गया है। रह रहकर उठ रहे आंधी तूफान और कड़कती बिजली के शोर में उसकी आवाज दब जा रही है। पास में ही अपने बिस्तर पर पड़े उसके पति अमरिंदर ना तो उसको कोई जवाब दे रहे हैं और ना ही उसके पास आ रहे हैं, जबकि पहले तो उसकी जरा सी आहट होने पर वे तुरंत उसके पास आ जाते थे। गुरलीन अपनी गर्दन घुमाकर उनके बिस्तर की तरफ देखने की कोशिश करती रहती है, मगर नाकाम हो जाती है। ना जाने क्यों कल से ही उसे किसी अनहोनी की आशंका होने लगी है। आज तो कमरे में सुबह से हल्की हल्की बदबू भी आने लगी है। उसका शक अब यकीन की दहलीज तक पहुंचने लगा है। फिर भी वह इसे अपना वहम मानकर अपना ध्यान हटाने की कोशिश करती है। कल से पानी की एक बूंद के लिए वह तरस रही है। सूखे होठों पर जीभ फिराने के बाद भी उसके होठ सूखे ही रहते हैं। वह कभी अपने आलीशान बंगले को देखती है तो कभी कनाडा में बसे अपने दोनों बेटों के बारे में सोचने लगती है। पहले तो बेटे और उनकी बीवियां कभी कभार फोन कर लिया करते थे, मगर उनकी बीवियों ने उनके मन में ऐसा जहर भर दिया है कि वे दोनों अपने माँ बाप को भी भूल गए। सही कहते हैं कि बुरे वक्त में अपना साया भी साथ छोड़ देता है। जब बच्चों की याद सताने लगती थी तब अमरिंदर उनको फोन करते थे तो दोनों बेटे पैसों की तंगी की बात करने लगते थे, ताकि हम उनसे पैसे ना मांग ले। समाज और दोस्तों को तो पहले ही भ्रम था कि अमरिंदर के पास बहुत पैसा है, इसलिए अमरिंदर भी उनको सच्चाई बताकर या उनसे मदद मांगकर उनके भ्रम को तोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे लोग सहानुभूति दिखाने के बहाने उनके बेटों को नालायक साबित करते और एक माँ बाप के लिए ये बहुत कष्टदायी होता। मगर अमरिंदर इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ सकते थे कि उनका बैंक बैलेंस तेजी से गुरलीन के इलाज की वजह से शून्य की तरफ बढ़ता जा रहा था। देश के बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट उसका इलाज कर रहे थे। उनके कहने पर विदेशों से महंगी महंगी दवाइयां मंगाई जा रही थी, मगर फिर भी गुरलीन की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। अंत में पैसों की तंगी के कारण गुरलीन को घर लेकर आ गए। घर पर ही नर्स उसकी देखभाल करती रही। फिर भी अमरिंदर दिन रात उसके आसपास ही रहते थे। इस चक्कर में उनका बिजनेस भी पूरा डूब गया। इसीलिए अमरिंदर ही उसकी सेवा टहल करते आ रहे हैं। पहले उसकी मरी सी आवाज पर भी उसके पति तुरंत अपने बिस्तर से उठकर उसके पास आ जाते थे। कई बार तो बिना बुलाए ही आ जाते थे, मगर कल से नहीं आए। इस तूफानी मौसम में बाहर वालों का भी आना नामुमकिन है। गुरलीन को अपनी बेबसी पर रोना आ रहा है। आज पहली बार उसको अपने बेटों से नफरत सी होने लगी है, मगर अगले ही पल वह अपनी दुर्दशा को अपना भाग्य मान लेती है, ताकि अनजाने में मुंह से निकली उसकी आह उसके बेटों को ना लगे। वह अपना ध्यान बच्चों से हटाने के लिए अपने अतीत में झांकने लगती है। गुरलीन गरीब परिवार में पैदा हुई थी, इसलिए उसे बचपन से ही अपनी इच्छाओं को मारकर जीना पड़ा। हालात ऐसे हो गए कि उसकी शादी भी बेरोजगार अमरिंदर के साथ करनी पड़ी, मगर ससुराल आते ही उसका सोया हुआ भाग्य जाग गया। अमरिंदर की एक छोटी सी दुकान बहुत बड़ी बन गई और वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, जीवन की हर खुशी गुरलीन के कदमों में थी।
सीधी सादी गुरलीन अब अमीरी के अहंकार में खो गई। अमरिंदर भी अनचाहे ही गुरलीन के रंग में रंग गया। उनका घमंड तब और ज्यादा बढ़ गया जब उनके दो बेटे हुए, बलजीत और अमरजीत। अपने बेटों को सुख सुविधाएं तो खूब दी, मगर संस्कार देना ही भूल गए। लिहाजा वे अपने ही देश को तुच्छ समझने लगे और विदेश में बसने के सपने देखने लगे। बलजीत तो अपने सहपाठियों को भी खुद से दूर रखता था, मगर अमरजीत की एक लड़की आरुषि के साथ थोड़ी दोस्ती हो गई, क्योंकि वह उसके होमवर्क करने में उसकी मदद करती थी। जब भी उसके घर आती तो बिना कहे ही गुरलीन की भी मदद कर देती थी। उसको बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर भी खिला देती थी। अमरिंदर ने लाखों रुपए खर्च करके बेटे बलजीत को आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा भेज दिया। उसकी शादी भी एक अमीर बाप की बेटी से कर दिया। करोड़ों रुपए मिले थे, इसलिए बड़े धूमधाम से उन दोनों की शादी हुई। जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी आरुषि भी अमरजीत के साथ अपनी शादी के सपने देखने लगी थी। वह गुरलीन के बीमार पड़ने पर अपनी माँ की तरह उसकी सेवा करती थी। इसी दरमियान अमरजीत अपने भाई के पास कनाडा गया तो वहाँ के एक पंजाबी परिवार को अमरजीत बहुत पसंद आ गया। उन्होंने अमरिंदर को लालच दिया कि अमरजीत की शादी उनकी बेटी के साथ करेंगे तो वो लोग उसको आसानी से अमरजीत को कनाडा की नागरिकता दिला देंगे और उसको यहाँ पर अच्छे से सेटल कर देंगे। अमरिंदर के साथ गुरलीन भी इस शादी के लिए तैयार हो जाती है। आरुषि को जब पता चलता है तो वह अवाक रह जाती है। वह अमरजीत से इस बारे में पूछने की कोशिश करती है तो गुरलीन उसकी बातें सुन लेती है। वह अमरजीत के बोलने से पहले ही उससे कह देती है कि दोस्ती अपनी जगह होती है और शादी अपनी जगह। ऊपर से उन दोनों की फैमिली स्टेटस में जमीन आसमान का अंतर है। यह सुनकर आरुषि टूट गई और डिप्रेशन में चली गई। हॉस्पिटल में बिस्तर पर पड़ी हुई आरुषि को ये उम्मीद थी कि इंसानियत के नाते ही सही गुरलीन या अमरजीत उसको देखने जरूर आएंगे, क्योंकि उसने उन दोनों की कई बार बहुत सेवा की है। मगर अफसोस कि कोई झांकने भी नहीं गया। तभी किसी के आने की आहट सी होती है और गुरलीन अपनी यादों से बाहर आ जाती है। वह सूखे गले से बामुश्किल अपनी गूं गूं की धीमी आवाज निकालती है, मगर बाहर से आ रही आवाज दूर जाती महसूस होती है। गुरलीन फिर से निराशा के भंवर में डूबने लगती है। उसको लगता है कि अब वह भी थोड़ी देर में अपने पति की तरह मर जाएगी और दोनों की लाशें कमरे में सड़ जाएगी। इस कल्पना से ही गुरलीन की बेचैनी बौखलाहट में बदल जाती है। सालों से एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी गुरलीन के शरीर में अचानक से थोड़ी ताकत आ जाती है। वह किसी तरह करवट बदलती है और धड़ाम से बिस्तर के नीचे गिरती है। कुछ पल के लिए वह बेहोश हो जाती है। जब होश में आती है तो उठने और करवट बदलने की बहुत कोशिश करती है। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो पाती है, बस पूरे शरीर में तेज दर्द की लहर दौड़ती रहती है। सालों से अपने लिए मौत मांग रही गुरलीन को अनचाहे ही अपने किए पाप याद आने लगते हैं, खासकर आरुषि के साथ करी नाइंसाफी। वह मन ही मन आरुषि से माफी मांगती है और आंसू बहाती है। नियति का खेल यह है कि आरुषि भी उसको याद कर रही है। अमरिंदर का एक दोस्त चड्डा सब इंस्पेक्टर आरुषि के पुलिस थाने में अपने बेटे के पासपोर्ट को नहीं बनने देने के लिए गुजारिश करने आया है, जो बातों बातों में आरुषि को उसके दोस्त अमरिंदर और गुरलीन की व्यथा बता देता है। चड्डा की बातें सुनकर आरुषि को बहुत दुख होता है। आरुषि हवलदार को गाड़ी निकालने के लिए कहती है
और तेजी से बाहर जाती है। चड्ढा भी कुछ सोचते हुए उदास सा बाहर जाता है। पुलिस की जीप सड़क पर तेजी से भागी जा रही है। फिर भी आरुषि ड्राइवर को तेज चलाने के लिए कहती है। ड्राइवर सायरन बजाते हुए जीप की गति बढ़ा देता है। उसकी नज़र मिरर पर पड़ती है तो आरुषि के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर वह भी तनाव में आ जाता है। थोड़ी ही देर में पुलिस जीप गुरलीन विला पहुंच जाती है। आरुषि के साथ आए पुलिस वाले भी तेजी से गेट पर पहुंचते हैं। डोरबेल बजाने और खटखटाने के बावजूद भी दरवाजा नहीं खुलता है, बल्कि अंदर से बदबू आने लगती है। आरुषि दरवाजा तोड़ने का आदेश देती है। इस दरमियान चड्ढा भी वहां पहुंच जाता है। दरवाजा टूटते ही अंदर से तेज बदबू का झोंका आता है। सभी झट से अपनी नाक पर रुमाल रख लेते हैं और भीतर जाते हैं। अंदर का नजारा देखकर आरुषि शॉक्ड रह जाती है। कभी यह बंगला अंदर बाहर से कितना चमकता रहता था। किसी कोने में जरा सी भी गंदगी दिख जाती थी तो गुरलीन सभी नौकर नौकरानियों की क्लास लेती थी। उनकी तनख्वाह भी काट लेती थी। वे लोग सफाई देने जाते थे तो उन्हें गालियां मिलती थी। लेकिन समय का खेल ये है कि आज वही गुरलीन इस गंदगी में जीने को मजबूर है। पुलिस टीम जब बेडरूम में जाती है तो गुरलीन फर्श पर पड़ी दिखाई देती है और अमरिंदर बेड पर मरा पड़ा है। उसकी लाश फूल गई है और सड़ने लगी है। बदबू कुछ ज्यादा ही है क्योंकि गुरलीन अपने ही मलमूत्र से सनी नजर आती है। भीतर का मंजर देखकर आरुषि की आंखें भर आती है। जो गुरलीन अपने नौकर नौकरानियों को पीटते समय थकती नहीं थी, आज लाचार सी फर्श पर पड़ी है। उसे याद आता है कि कैसे बलजीत और अमरजीत अपनी माँ को नौकरों के खिलाफ भड़काते रहते थे और नौकरों को पीटते देख खुश होते थे। शायद उन्हीं बेबसों की निकली आह का नतीजा गुरलीन और उसका परिवार भोग रहा है। चड्ढा तो फूट फूट कर रोने लगता है और जब बर्दाश्त नहीं होता है तो वह बाहर चला जाता है। आरुषि तुरंत गुरलीन को हॉस्पिटल भेजती है। फिर अमरिंदर की लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। आरुषि के कहने पर चड्ढा कनाडा फोन करके उनके बेटे बलजीत और अमरजीत को उनकी मां की मौत के बारे में बताने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि बलजीत मर्डर के केस में जेल में बंद है और अमरजीत अपनी बीवी से तलाक और बच्चे की कस्टडी को लेकर कोर्ट में उलझा हुआ है, इसलिए वह अभी भारत नहीं आ सकता है। आरुषि को जब इस बारे में पता चलता है तो वह अमरजीत को फोन करके गुस्से में कह देती है कि उसके माँ बाप तो अपने कर्मों की सजा भोग ली है, लेकिन दोनों भाइयों ने अपने माँ बाप के साथ जो किया है उसकी सजा उन्हें भोगनी पड़ेगी, क्योंकि जो अपने माँ बाप के नहीं होते हैं उनका कोई अपना नहीं होता। तब अमरजीत कहता है कि वह ऑलरेडी सजा भोग रहा है, वह अपने बच्चे के लिए जिंदा है, इसलिए कोर्ट की आखिरी सुनवाई में उसे यहाँ पर रहना ही पड़ेगा, वरना ही आरुषि उसको सुनाने जाती है। तभी एक हवलदार आकर बताता है कि गुरलीन को होश आ गया है, अमरिंदर का पोस्टमार्टम भी हो गया है। आरुषि बाहर खड़े चड्ढा से कहती है कि अमरिंदर का जल्द से जल्द अंतिम क्रियाकर्म करवाना पड़ेगा। आरुषि उनके किसी सगे संबंधी को बुलाने के लिए कहती है जो उनकी अंत्येष्टि कर सके। चड्ढा उसको बताता है कि वह सबसे बात कर चुका है, लोग उनकी अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए आ तो रहे हैं मगर अंत्येष्टि करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। आरुषि उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखती है तो वह ना में सिर हिलाते हैं। आरुषि की जीप जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां पर मीडिया और पब्लिक की भीड़ लगी होती है। हवलदार लोगों को हटाकर आरुषि के लिए रास्ता बनाते हैं और वह भीतर जाती है। इस दरमियान कई मीडिया वाले
उससे सवाल पूछने की कोशिश करते रहते हैं, मगर वह चुपचाप भीतर चली जाती है। वहां पर जाने के बाद आरुषि को पता चलता है कि गुरलीन होश में आने के बाद अमरिंदर का हाल चाल जानने के लिए हंगामा कर रही थी, इसलिए मजबूरी में डॉक्टर ने उसको बता दिया कि उसके पति मर चुके हैं। उसके बाद से वह एकदम शांत हो गई है। आरुषि उसके पास जाती है तो वह उसको पहचान लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उसके होंठ ऐसे बुदबुदाते हैं मानो कि वह आरुषि से माफी मांग रही हो। आरुषि उसके बहते आंसुओं को पोंछती हुई भावुक हो जाती है। तभी गुरलीन को दिल का दौरा पड़ता है। आरुषि डॉक्टर और नर्स को आवाज देती है। वे लोग भाग कर आते हैं। उनके सामने ही गुरलीन दम तोड़ देती है। थोड़ी ही देर में यह खबर आम हो जाती है और मीडिया वाले अपने हिसाब से ब्रेकिंग न्यूज बनाकर पेश करने लगते हैं। तभी आरुषि बाहर आती है तो एक पत्रकार उससे सवाल करती है कि इस मौत के लिए कौन जिम्मेदार है। सभी कैमरे आरुषि पर आ जाते हैं। वह गहरी सांस लेकर कहती है कि जितने मृतकों के बेटे जिम्मेदार है, उतने ही वे दोनों खुद भी है। ऐसे लाखों करोड़ों लोग खुद भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं और अपने बच्चों को भी पैसों के पीछे भागना सिखा रहे हैं। इस भागम भाग में रिश्ते, नाते और इंसानियत कुचलने को विवश है। तभी तो बच्चे अपना घर, परिवार, गांव, शहर और देश छोड़कर विदेशों में ही अपने आशियाने बना रहे हैं। वे ये भी भूल जा रहे हैं कि उनके बूढ़े माँ बाप उनकी राह देखते देखते मौत की राह पर निकल पड़ते हैं। अमरिंदर जी और गुरलीन जी की मौतों से उन लोगों को सबक मिलेगा जो दौलत की चकाचौंध में अपनों को भूल गए हैं। इतना कहते कहते आरुषि का गला भर जाता है और वह अपनी जीप की तरफ बढ़ जाती है। इस वाकये का सीधा प्रसारण देख रहे लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। खासकर उन लोगों के दिलों में दहशत भर जाती है जिनके बच्चे विदेशों में हैं। सभी सोचने लगते हैं कि अमरिंदर और गुरलीन को कौन कांधा देगा और कौन उनकी अंत्येष्टि को पूरा करेगा। एक एक करके लोग स्मशान भूमि की तरफ जाने लगते हैं। सड़क पर आते ही उन्हें हैरानी होती है। पुलिस ऑफिसर आरुषि सफेद कपड़ों में आग की मटकी लिए आगे चल रही है और हजारों लाखों लोग दोनों अर्थियों के पीछे चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो पूरा शहर इस शव यात्रा में शामिल है। मगर अफसोस कि उनके अपने बेटे ही उनके इस अंतिम सफर में साथ नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर कहानी के बारे में उनको पहले ही पता चले। बेल आइकन दबाना मत भूले। खूब लाइक करें, खूब शेयर करें। जय हिंद।